हेलो फ्रेंड्स, एडुनामा में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्य वन लाइनर फॉर्मेट में। इसमें कंप्लीट रूप से एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के वन लाइनर प्रश्न दिए गए हैं और ये बीपीएससी वाला के द्वारा है जो संग्रहित किए गए हैं। तो आइए हम पूरी तरीके से वीडियो को देखें। ये आने वाले एग्जाम 69th बीपीएससी पीटी, दरोगा एग्जाम्स और बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगी। ये एक मैराथन सीरीज के रूप में साबित होगी और ये आपको है जो क्विक रिवीजन मोड में ये आप इस वीडियो को देखें। मौर्य वंश के दौरान स्थानिक कौन थे? स्थानिक पूछ देते हैं, स्थानिक कौन थे? तो ये जिला प्रशासक थे, जिला प्रशासक जो अभी आईएएस होते हैं, डीएम होते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ है जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था। मिलिंद पन्हो क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है मिलिंद पन्हो। भारतीय शैली के मिश्रण से विकसित क्या है? ये भारतीय और यहाँ पे ग्रीक शैली याद रखें, यूनानी शैली, इंडो ग्रीक। ठीक है, यहाँ पे मिस है तो इंडो ग्रीक किसको है? ये गांधार की शैली, इंडो ग्रीक। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो ये कनिष्क है जो कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा थे। शक संवत का आरंभ किसने और कब किया था? कनिष्क ने 78 एडी में किया था। शक संवत का आरंभ किसने किया था? कनिष्क ने 78 एडी में किया था। कनिष्क के शासनकाल में गांधार कला शैली का विकास हुआ था। कौन सा शैली? गांधार कला शैली। राजा खारवेल किस चेदी वंश के सबसे महान शासक थे? तो ये कलिंग। तो राजा खारवेल किस चेदी वंश के सबसे महान शासक थे? कलिंग वंश के। सातवाहन वंश का सबसे महान शासक कौन था? एक गौतमी पुत्र सातकर्णी था, सातवाहन का सबसे महान शासक। महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? इसमें गुप्त है जो दिया गया है, लेकिन ये आप याद रखिएगा गुप्त कौन गुप्त है? ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय को अन्य किस नाम से जाना जाता था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ये मेहरौली जो आयरन पिलर है कहाँ पे है? ये कुतुब मीनार कम्प्लेक्स नई दिल्ली में है। हरिसेन किस राजा के राजकवि थे? तो ये समुद्रगुप्त के थे, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति पे उल्लेखित किया है। हुनों द्वारा रोम पर आक्रमण के साथ रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार समाप्त हो गया। तो हुनों द्वारा, किसके द्वारा? हुनों द्वारा रोम पर आक्रमण के साथ रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार समाप्त हो गया। अधिकांश किस धातु के सिक्के गुप्त काल के दौरान जारी किए गए थे? तो सोना के सिक्के। किसे अपनी विजय के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में किसकी उपलब्धियों का वर्णन है? तो समुद्रगुप्त का। फाह्यान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाह्यान भारत आया था। मेघदूत के लेखक कौन है? एक कालिदास है मेघदूत के लेखक। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध चिकित्सक धनवंतरी ने किसके दरबार में रहते थे? ये धनवंतरी, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोलते हैं। अजंता की गुफाएं किसके शासनकाल में बनाई गई थी? तो गुप्त शासनकाल में बनाई गई थी अजंता की गुफा, जो औरंगाबाद में है। संगम काल के दौरान रोमन व्यापार का केंद्र कौन था? अरिकामेडू, जिसे जो अभी पुडुचेरी के नाम से जाना जाता है। संगम काल के दौरान रोमन व्यापार का केंद्र कौन था? अरिकामेडू, जो अभी पुडुचेरी है। चोल राजा राजेंद्र ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो पंडित चोल, मोदीकोंड और गैंगकोंड। ठीक है, तो चोल राजा राजेंद्र ने कौन सी उपाधि धारण की थी? पंडित चोल, मोदीकोंड और गैंगकोंड। चोल शिलालेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न श्रेणियों के अनुसार जन संस्थाओं को दान में कौन कौन सी भूमि दी गई थी? पल्ली चंदम। तो याद रखिएगा, चोल शिलालेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न श्रेणियों के अनुसार जन संस्थानों को दान में कौन कौन सी भूमि दी गई थी? तो पल्ली चंदम, याद रखेगा। किस चोल राजा ने सबसे पहले लंका पर विजय प्राप्त की थी? तो राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ने सबसे पहले लंका पे विजय प्राप्त की थी। उत्तर मेरूर शिलालेख में किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? तो ये चोल के संबंधित जानकारी मिलती है उत्तर मेरूर शिलालेख में। चोल राजाओं का शासन है जो तमिलनाडु पे था। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? एलोरा थी। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी एलोरा। एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर किसने बनवाया था? ये राष्ट्रकूट शासक कृष्ण ने बनवाया था, एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर। ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एलोरा का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो शिव मंदिर है। राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? कविराज मार्ग। कविराज मार्ग कौन सी की पुस्तक कौन लिखी है? ये अमोघवर्ष ने लिखी, जो राष्ट्रकूट के वंश के थे। राष्ट्रकूटों का सबसे अस्थायी योगदान क्या था? ये कन्नड़ कविता के 3 कवि पंपा, पोन्ना और रत्ना
और कैलाश मंदिर। राष्ट्रकूटों का सबसे स्थायी योगदान था किसमें? ये कन्नड़ कविता के 3 कवि पंपा, पुन्ना और रत्ना और कैलाश मंदिर। महाबलीपुरम मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाया गया था? तो ये पल्लव राजवंश के द्वारा बनाया गया था महाबलीपुरम। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियो में हम पॉलिटी के भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, 69 बीपीएससी पीटी से पहले आगे बढ़ते हैं। पुलकेशिन द्वितीय सबसे महान शासक था बतापी के चालुक्य का। पुलकेशिन द्वितीय सबसे महान शासक था कहाँ का? ये बतापी के चालुक्य का। रवि कीर्ति जो जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी को पुलकेशिन द्वितीय द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था रवि कीर्ति को। रवि कीर्ति किससे संबंधित है? ऐहोल प्रशस्ति से। और हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति से संबंधित है और वो प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया है और ऐहोल प्रशस्ति में रवि कीर्ति ने पुलकेशिन द्वितीय के उल्लेखों का वर्णन किया है, विजय का वर्णन किया है। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? राजस्थान में स्थित है, माउंट आबू। कथा सरित सागर पुस्तक किसने लिखी है? तो सोमदेव ने लिखी है कथा सरित सागर। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल राजपूतों ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया था। किस प्रतिहार राज ने परमान की उपाधि धारण की? परमार। परमार, यहाँ पे परमान नहीं है, परमार है। ठीक है, परमार। ठीक है, तो किस प्रतिहार राजा ने परमार की उपाधि धारण की? मिहिर भोज ने। ठीक है, परमार वंश ये राजपूत वंश है। प्रतिहार वंश का सबसे महान राजा कौन था? मिहिर भोज। तो प्रतिहार वंश का सबसे महान राजा मिहिर भोज। उस चीनी यात्री का क्या नाम था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? ह्वेनसांग। और ह्वेनसांग ने पुस्तक लिखी थी क्या? ये सी यू की। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 तक था और ह्वेनसांग है जो हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 से 645 ईस्वी तक रहा। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसने दिया था? ह्वेनसांग। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे दिया गया था? ये ह्वेनसांग को दिया गया था। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन के विजयी रथ को समाप्त किया था और नर्मदा नदी के तट पे है जो हर्षवर्धन को पराजित किया था। संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक ने की थी? हर्षवर्धन ने। नागानंद की रचना हर्षवर्धन ने, जबकि हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? ये बिहार राजगीर में है, राजगीर के पास। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। सांची का महान स्तूप कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है, जहाँ पे खजुराहो स्तूप भी है। खजुराहो मंदिर है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। गीत गोविंद के लेखक कौन है? ये जयदेव है। और जयदेव किसके दरबारी कवि थे? तो लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे, सेन वंश के लक्ष्मण सेन के। दिद्धा नामक रानी ने 980 से 1003 ईस्वी तक भारत के किस भाग पे शासन किया? कश्मीर पे। दिद्धा नामक रानी ने 980 से 1003 ईस्वी तक भारत के कश्मीर पे शासन किया। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए? तो ये मोहम्मद बिन कासिम था। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज को किसने हराया था? मोहम्मद गोरी ने हराया था। इतिहास का प्रारंभिक काल कहा जाता है किसको? पूरा पाषाण काल को। पत्थर के औजार सबसे पहले किस काल में पाए गए? पूरा पाषाण काल। देखिए, पाषाण मतलब पत्थर होता है, पूरा मतलब प्राचीन होता है। पत्थर के औजार सबसे पहले पूरा पाषाण काल में पाए गए। कौन सी सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता का मुहाना सिंधु नदी मोहनजोदड़ो के तट पर स्थित था। सिंधु घाटी सभ्यता का मुहाना सिंधु नदी मोहनजोदड़ो के तट पर था, जबकि हड़प्पा रावी नदी के किनारे था। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मृतकों का टीला, माउंड ऑफ डेड्स। ठीक है। विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहां पाया गया? मोहनजोदड़ो में, ग्रेट बाथ। मातृदेवी मदर गॉडेस की पूजा का संबंध किससे है? ये सिंधु घाटी सभ्यता से है। लोथल नामक स्थान पे मालघाट जहाज किस सभ्यता का था? ये सिंधु घाटी सभ्यता का। और लोथल कहाँ? ये गुजरात में है। और लोथल भोगवा नदी के किनारे है। सिंधु लोथल है जो यहाँ पे पोर्ट, हवाई जहाज, ये देखिए सॉरी पानी का जहाज, मालघाट जहाज के लिए ये प्रसिद्ध है, पोर्ट है। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा क्या है? कालीबंगा
ये चीनी मिट्टी की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध था। चीनी मिट्टी की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध कौन था? एक कालीबंगा। और कालीबंगा के बारे में और जानते हैं। कालीबंगा का मतलब होता है ब्लैक बैंगल्स, काली चूड़ियां, और ये राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे। ठीक है। और कालीबंगन में ही पहली बार जुती हुई खेत का निशान पाया गया। नक्काशीदार ईंट का भी पहचान पाया गया है कालीबंगा से। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? दूध और उसके उत्पाद थे। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन दूध और उसके उत्पाद थे। वैदिक लोगों ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा का प्रयोग किया था। किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है? इसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेद त्रयी, जबकि अथर्ववेद को है जो वेद त्रयी से अलग रखा गया है। हम जानते हैं ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण जानते हैं, और सामवेद में संगीत के बारे में अध्ययन, यजुर्वेद में युद्ध, कर्मकांड आदि का वर्णन किया गया है, जबकि अथर्ववेद में जादू टोना, दवा आदि का मंत्र का प्रयोग किया गया है। ठीक है। आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे। आर्य जो थे अनार्यों के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़े से चलने वाले रथ का उपयोग किया था। इसकी पुष्टि इस तथ्य से होती है कि ऋग्वैदिक आर्य चरवाहे थे। ऋग्वेद में गायों के कई संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। पुजारियों को दिए जाने वाले उपहार अक्सर गाय थी, भूमि नहीं। तो भूमि गाय को ज्यादा उपहार में दिया जाता था, और गाय को अगण्य कहा गया, मतलब उसका मृत्यु नहीं किया जा सकता। ठीक है। गाय को पूजनीय रखा गया है। आर्य जनसंघ की सबसे पुरानी बस्ती कहाँ है? ये सप्त सिंधु में, सप्त सिंधु, जिसमें राज्याभिषेक समारोह का विवरण दिया गया है, ऐतरेय ब्राह्मण। जिसमें राज्याभिषेक समारोह का विवरण दिया गया है, कौन है? ऐतरेय ब्राह्मण है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल से लिया गया है गायत्री मंत्र। ये सूर्य भगवान को समर्पित है, और इसको रचना किया था विश्वामित्र ने। किस विदेशु ने अजय याज्ञवल्क्य को शास्त्रार्थ में चुनौती दी थी? गार्गी ने। तो गार्गी जो विदुषी थी, उन्होंने अजय याज्ञवल्क्य को शास्त्रार्थ में चुनौती दी थी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान अशोक के रुमनदेई स्तंभ लेख पर अंकित है। तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पे अंकित है? तो अशोक के रुमनदेई स्तंभ लेख पे अंकित है। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? राजगृह में। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों, स्त्री और शूद्र को अपने साथ जोड़कर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। बौद्ध धर्म किन मान्यताओं को मानता है कि संसार दुखों से भरा है? यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। लोग अपनी इच्छाओं के कारण कष्ट भोगते हैं। बौद्ध धर्म किन मान्यताओं को मानता है? जैसे कि संसार दुखों से भरा है, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। लोग अपनी इच्छाओं के कारण कष्ट भोगते हैं। प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों की रचना किसमें हुई? पाली ग्रंथ में हुई। ऐसे क्वेश्चन है जो कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। तो प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों की रचना किसमें हुई? पाली ग्रंथ में। भारत में सबसे पहला बौद्ध ग्रंथ वामसत पक्षिणी है। वामसत पक्षिणी है, तो भारत में सबसे पहला बौद्ध ग्रंथ याद रखेगा वामसत पक्षिणी है। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में प्राप्त हुआ था, फल्गु नदी किनारे। इच्छा ही सभी दुखों का कारण है, इसे बढ़ावा देने वाला धर्म कौन सा है? ये बौद्ध धर्म है। इच्छा ही सभी दुखों का कारण है, इसे बढ़ावा देने वाला धर्म बौद्ध धर्म है। महावीर कौन थे? ये 24वें जैन तीर्थंकर थे। याद रखिएगा, इनका जो सिंबल था, चिन्ह प्रतीक था, वो सिंह था। और 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे और उनका सिंबल क्या था? बैल था। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जिनका सिंबल क्या था? सांप था। जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? ऋषभदेव। इनका सिंबल प्रतीक है जो बैल है। जैन साहित्य क्या है? अंग को जैन साहित्य बोला जाता है, अंग को। प्रसिद्ध जैन केंद्र दक्षिण भारत श्रवण बेलगोला में स्थित है। ये कहाँ पे? कर्नाटक में, जहाँ बाहुबली का मूर्ति भी है। भारत में सबसे पुराना लौह युग चित्रित धूसर मिट्टी के बर्तनों से जुड़ा हुआ है। पेंटेड ग्रे बेयर के बर्तनों से जुड़ा हुआ है भारत में सबसे पुराना लौह युग। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो ये बिंबिसार था। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा संस्कृत थी। अलेक्जेंडर जो सिकंदर है उस और पोरस की लड़ाई कहाँ हुई थी? झेलम नदी किनारे। तो जिसे झेलम की युद्ध भी कहा जाता है, ये हाइडेपस का युद्ध भी कहा जाता है। अलेक्जेंडर और पोरस की लड़ाई
और इसमें हार के बाद पोरस से सिकंदर ने पूछा था कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो पोरस ने जवाब दिया था कि एक राजा के साथ व्यवहार जैसा होता है वैसा ही किया जाए मेरे साथ भी। और सिकंदर ने पोरस को उसका जो क्षेत्र है जो वापस दे दिया और उस पर जो अपना अधिकार सौंप कर चला गया। यहूदियों के धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? मूसा साहब। याद रखिएगा, जीव है, जो जेरूसलेम क्या बोलते हैं, जीव कहाँ रहते हैं, ये इजराइल के वासी हैं, उनका धार्मिक ग्रंथ का नाम मूसा साहब है। महाभाष्य लिखा किसने? पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। यूनानियों को, जिसे ग्रीक बोलते हैं, यूनानियों को भारत से बाहर लाने वाला कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार है। बिंदुसार के समय में कहाँ अशांति थी? तक्षशिला में। बिंदुसार के समय में कहाँ अशांति थी? तक्षशिला। किस घटना से अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन आया था? एक कलिंग युद्ध के बाद 261 बीसी में कलिंग युद्ध हुआ था। देवनाम प्रिय के नाम से कौन प्रसिद्ध है? अशोक है। कलिंग युद्ध के बाद महाराजा अशोक का धर्म परिवर्तन किसने रिकॉर्ड किया था? रॉक एडिक्स जीपीपी। रॉक एडिक्स ने। चंद्रगुप्त और उपगुप्त ने इन्हें है जो धर्म परिवर्तन कराया था। उपगुप्त थे ये बौद्ध भिक्षु। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज, जिन्होंने इंडिका की रचना की है। इंडिका मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध गुरु चाणक्य का संबंध किस शिक्षा केंद्र से था? ये तक्षशिला केंद्र से था। और ये गुरु चाणक्य को किस नाम से जाने जाते हैं? विष्णुगुप्त या कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? ये चाणक्य हैं, जो चाणक्य या कौटिल्य। और ये अर्थशास्त्र किस विषय पे लिखा गया है? राजनीति शास्त्र पे लिखा गया है। अशोक का शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्ण है? ब्राह्मी लिपि में। अशोक का शिलालेख है जो ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण किया गया है। किस प्रसिद्ध शासक को अभिलेखों का जनक कहा जाता है? अशोक को अभिलेखों का जनक कहा जाता है। किस लड़ाई ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? तराइन का द्वितीय युद्ध, जो 1192 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को बुरी तरीके से पराजित किया था। दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ था? 1206 ईस्वी में। दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? 1206 ईस्वी में। अजमेर में 2.5 दिन की झोपड़ी किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अजमेर में 2.5 दिन की झोपड़ी है जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। और 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक राज किया और इसे लाख बख्श की संज्ञा दी गई। दिल्ली का कुतुब मीनार किस शताब्दी में बनाया गया था? 13वीं शताब्दी में। दिल्ली के सुल्तान के रूप में पदभार ग्रहण करते हुए बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? ये नसरुद्दीन का था। नसरुद्दीन। औरंगजेब ने शिवाजी को पकड़ने के लिए किस सेनापति को भेजा था? शाइस्ता खान को। औरंगजेब ने शिवाजी को पकड़ने के लिए शाइस्ता खान को भेजा था। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद उनकी वीर पत्नी के नेतृत्व में मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध जारी रखा, ताराबाई। ठीक है, 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद उनकी वीर पत्नी के नेतृत्व में मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध जारी रखा, ताराबाई के साथ नेतृत्व में। शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। एक ऐसा क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। सेनानी को पेशवा कहा जाता था? बाजीराव प्रथम। किस सेनानी को पेशवा कहा जाता था? बाजीराव प्रथम को। पेशवाओं के संस्थापक कौन थे? बालाजी विश्वनाथ थे पेशवाओं के संस्थापक। पेशवा मतलब होता है जैसे अभी प्रधानमंत्री है वैसा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि द्वारा संपन्न हुआ? सलवाई की संधि। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सलवाई की संधि 1782 में यह साइन किया गया था। कोलकाता में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए किले का क्या नाम था? फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम। भारत में डचों की सबसे प्रारंभिक कॉलोनी कहाँ थी? मसूलीपट्टनम में थी। भारत में डचों की सबसे प्रारंभिक कॉलोनी कहाँ थी? मसूलीपट्टनम। और 1632 में बिहार में है जो डचों ने अपनी प्रारंभिक एक अपनी कॉलोनी बनाई थी। ठीक है, जबकि 1651 में ब्रिटिश ने पटना में कॉलोनी बनाई थी। ब्रिटिश शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह के लिए बंबई में दहेज दिया गया था? पुर्तगाल। ब्रिटिश शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बंबई में दहेज दिया गया? पुर्तगाल की राजकुमारी से। कि जिस भारतीय राजा ने पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा के कालीकट आने पर उसका भव्य स्वागत किया उसका नाम था जमोरिन। ये वास्को डी गामा भारत में 1498 ईस्वी को आया था नाविक अब्दुल माजिद की सहायता से। कालीकट के तट पे पहुंचा था और वहां पे स्वागत जमोरिन ने किया था।
भारत आने वाला पहला और अंतिम यूरोपीय देश पुर्तगाल था। पुर्तगाल 1498 में आया और सबसे अंत में गया यहाँ से 1400 कब गया था 1961 में गोवा के बाद। गोवा पे है जो अंतिम रूप से राज किया था पुर्तगाली ने, और 1961 में पुलिस एक्शन के द्वारा भारतीय है जो सैनिक ने उस पे है जो गोवा को अपने क्षेत्र में मिला लिया। अपने शासन के दौरान अंग्रेजों ने किसानों को असम में कौन सी फसल उगाने के लिए मजबूर किया? चाय। तो अपने शासन के दौरान अंग्रेजों ने किसानों को असम में कौन सी फसल उगाने के लिए मजबूर किया था? चाय। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की थी? 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु थे और इनका जन्म 1666 में कहाँ पे? पटना साहिब, पटना सिटी में हुआ था। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? तलवंडी में, जबकि गुरु गोविंद सिंह का पटना सिटी। गुरु नानक के उत्तराधिकारी कौन थे? गुरु अंगद। गुरु नानक के उत्तराधिकारी गुरु अंगद। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। इसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु की संज्ञा दी गई। रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? जमान शाह ने रंजीत सिंह को राजा की उपाधि दी थी। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला, और इन्होंने 1737 के आसपास आक्रमण किया था। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? सआदत खान। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक था सआदत खान, और याद रखिएगा कर्नाटक का सआदत उल्ला खान। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ये मैसूर का शासक था। तथा कथित काल कोठरी दुर्घटना से क्या तात्पर्य है? इसे ब्लैक होल ट्रेजेडी भी बोलते हैं। 123 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में तथा कथित कैद करना, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें से अधिकांश की मृत्यु हो गई थी। मात्र लगभग 23 ही लोग इसमें बचे थे। ठीक है, और क्या हुआ था कि नवाब सिराजुद्दौला है जो काल कोठरी दुर्घटना से संबंध रखते हैं, और इन्होंने 123 अंग्रेज अधिकारियों को है जो एक छोटे से कमरे में बंद कर दिए, जहां से एक बचे हुए हॉलवेल है इस घटना को बाद में आगे है जो व्याख्या किया है। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था? मीर जाफर ने दिया था। मीर जाफर इसके सेनापति थे। प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया। रॉबर्ट क्लाइव को ऐसा बोला जाता है कि ये स्वर्ग में पैदा हुआ गवर्नर था। भारतीय पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? गोवा में। भारत में अभी भी पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं गोवा में, क्योंकि गोवा से 1961 में है जो पुलिस एक्शन के द्वारा पुर्तगालियों को भारत सरकार द्वारा हटाया गया। भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय किस युद्ध से हुआ था? बांडीवास का युद्ध, जो 1760 में लड़ा गया था। भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय बांडीवास के युद्ध 1760 में लड़ा गया, उससे हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में प्रथम आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? बंबई में की थी प्रथम आर्य समाज की स्थापना, और उसके बाद इसका हेडक्वार्टर है जो लाहौर में ट्रांसफर कर दी गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी है, और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, और स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूल शंकर था। तो ऐसे कुछ फैक्ट्स हैं जो आप ध्यान में रखिएगा। औपनिवेशिक भारत में कॉलोनियल इंडिया में आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? 1897 में। 1897 में, और 1893 में शिकागो धर्म सभा सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे कौन? विवेकानंद। भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ने कब बनाया गया? 1835 में मैकाले मिनट के द्वारा। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक रहे। नव भारत का अग्रदूत कहा जाता है किसको? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय जो जिन्हें राजा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? ये अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था, जो 1806 से 1837 तक राज किया था। और राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय के द्वारा इंग्लैंड भेजा गया था राजा से मिलने। वहीं पे है जो कुछ 1833 में इनका मृत्यु हो गया था। और सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय ने विलियम बेंटिक के साथ 1829 में किया था। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? आत्माराम
पांडुरंग। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग। भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर सर्वप्रथम ध्यान किस आयोग ने दिया था? चार्ल्स कमीशन ने दिया था। भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर सर्वप्रथम ध्यान दिया था चार्ल्स कमीशन। 19वीं सदी में शुरू किया गया पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? ये ब्रह्म समाज था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था ज्योतिबा फुले ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की और इनकी वाइफ ने 1851 में पहला महिला के लिए है जो शिक्षा का केंद्र स्थापित किया था। और ये ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। वर्षों पहले हमने नियति से एक वादा किया था और अब उस वादे को पूरा करने का समय आ गया है। 14 अगस्त 1947 की रात को यह शब्द किसने कहे थे? जवाहरलाल नेहरू ने। वर्षों पहले हमने नियति से एक वादा किया था और उस वादे को पूरा करने का समय आ गया है। 14 अगस्त 1947 की रात को यह शब्द जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। किसने कहा कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीवित नहीं बल्कि मन है? महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीवित नहीं बल्कि मन है। कौन सहायता करता है? सत्य ही परम तत्व है और वही ईश्वर है। इन्होंने महात्मा गांधी ने कहा था कि कौन सहायता करता है? सत्य ही परम तत्व है और वही ईश्वर है। कांग्रेस नेताओं में से किसे महान वृद्ध कहा जाता था? दादाभाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे दादाभाई नौरोजी। भारत से ब्रिटेन तक संपत्ति के निकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादाभाई नौरोजी ने। ब्रेन वेल्थ थ्योरी के दिया था दादाभाई नौरोजी ने। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी तब किसने कहा था कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई व्यक्ति इस धरती पर कभी आया था? ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई व्यक्ति इस धरती पर कभी आया था। मरेंगे या मारेंगे, गांधी जी ने किस जन आंदोलन पर यह देश को यह मंत्र दिया था? डू और डाई। भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था। ये ग्वालियर टैंक बम्बई से स्टार्ट किया गया था और इसके शुरुआत होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत 8 अगस्त की रात को अंग्रेजों द्वारा युद्ध के सारे जो भारत छोड़ो आंदोलन के सारे कार्यकर्ता थे, जो मुख्य नेता थे, उन्हें है जो कैद कर लिया गया था और उन्हें अलग अलग जगहों पे नजरबंदी कर दी गई थी, जैसे कि आगा खान पैलेस पुणे में महात्मा गांधी को रखा गया था। और उसके बाद 9 अगस्त से है जो छोटे मोटे कार्यकर्ता थे, छोटे लेवल पे काम कर रहे थे, वो है जो आगे भारत छोड़ो आंदोलन को आगे बढ़ाया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? हसरत मोहानी ने, जबकि इसे फेमस किया था भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मोहानी ने। ऐसे क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं, ठीक है, तो याद रखेगा। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। गांधी जी ने किस धार्मिक पुस्तक को अपनी माता कहा है? भगवत गीता को अपनी माता कहा है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया, लेकिन सरकार द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाने के बाद 1915 में अल बालाग की स्थापना की गई। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल याद रखिएगा, अल हिलाल शुरू किया था, लेकिन सरकार द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाने के बाद 1915 में उन्होंने अल बालाग की स्थापना की। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके ही रहूंगा, यह नारा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दी गई थी। फ्रंटियर गांधी पद से कौन जुड़े थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, और इन्हें सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। और इन्होंने रेड शर्ट्स मूवमेंट स्टार्ट किया था और ये अहिंसा के पुजारी थे। ये महात्मा गांधी के बहुत बड़े प्रशंसक थे। लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। लेडी विद द लैम्प के नाम से प्रसिद्ध है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। दिल्ली सल्तनत का उद्धारकर्ता कौन था? इल्तुतमिश है जो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंगेज खान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? ये जलालुद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश के समय चंगेज खान ने भारत के सीमाओं पर आक्रमण किया था। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत किसने की थी? बलबन ने की थी। नवरोज की त्योहार ये पारसी त्योहार है। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? अल्तमस, जिसे इल्तुतमिश बोलते हैं, वो रजिया सुल्तान उसकी पुत्री थी। गुलाम वंश और तुगलक वंश के संस्थापक कौन है?
याद रखिएगा, गुलाम वंश और तुगलक वंश सैयद और लोदी था। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत में कौन कौन वंश आता था? गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, 5 वंश आते थे दिल्ली सल्तनत में। स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान अलेक्जेंडर ईसानी था। जो अलेक्जेंडर था वो ईसानी था, जबकि अलाउद्दीन खिलजी है जो अपने आप को स्वयं को दूसरा सिकंदर कहता था, सानी सिकंदर कहता था, सिकंदर ए शानी। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय का कार्य किस मिशन को किसे सौंपा था? मलिक काफूर को। मलिक काफूर को। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा की सत्ता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्तमान दौलताबाद, जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी स्थानांतरित की थी औरंगाबाद के निकट। कहां पे? दिल्ली से दौलताबाद। ये दौलताबाद कहाँ है? ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी ट्रांसफर की थी और फिर वापस दौलताबाद से दिल्ली ले आया था। इसलिए इसे मोहम्मद बिन तुगलक को पागल, पिपासु, रक्त पिपासु और है जो इसके मरने पे है जो उसके कहा गया कि ये प्रजा को राजा से मुक्ति हुई और राजा को प्रजा से मुक्ति हुई। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ये मोहम्मद बिन तुगलक को मनियारों का राजकुमार कहा जाता है। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय इब्न बतूता है जो भारत आया था। दिल्ली के सुल्तानों के दिए गए राजवंशों को क्रम में व्यवस्थित करना है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और अंत में लोदी वंश आया था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था लोदी वंश। सूफी परंपरा में पीर का क्या अर्थ है? सूफियों का गुरु। पीर मतलब सूफियों का गुरु, याद रखिएगा। सूफी आदेशों को किस नाम से जाना जाता था? निरंतरता से जाना जाता था सूफी आदेश को। भक्ति उपदेशक शंकर देव ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय भाषा का उपयोग करके उन्हें लोकप्रिय बनाया था? तो ये असमिया को। एनालेक्ट्स किसकी पवित्र पुस्तक है? कन्फ्यूशियस का है, कन्फ्यूशियस का। एनालेक्ट्स, याद रखिएगा, एनालेक्ट्स किसकी पवित्र पुस्तक है? कन्फ्यूसीवाद यानी कि कन्फ्यूशियस धर्म का है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? ये संगम राजवंश जिसमें हरियर एंड बुका के द्वारा किया गया था 1336 ईस्वी में। और इसकी समाप्ति तालीकोटा के युद्ध, जिसे राक्षस तागड़ी की युद्ध भी बोलते हैं, उसके द्वारा बहमनी राजवंश के साथ युद्ध होने पे इसकी समाप्ति हो गई 1365 में। बहमानियों से गोवा का महत्वपूर्ण किला छीनने वाला विजयनगर का पहला शासक था हरिहर द्वितीय। बहमानियों से गोवा का महत्वपूर्ण किला छीनने वाला विजयनगर का पहला शासक था कौन? हरिहर द्वितीय। कृष्णदेव राय किस वंश के शासक थे? ये विजयनगर के संस्थापक, ये शासक थे कृष्णदेव राय। तेलुगु कृत अच्युत माल्याद के लेखक कौन है? अच्युत माल्याद के लेखक कृष्णदेव राय है। अच्युत माल्याद किनका कार्य है? कृष्णदेव राय का। हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण किसने करवाया था? विजयनगर के शासकों के द्वारा हम्पी के स्मारकों का निर्माण कराया गया। और हम्पी ये विजयनगर की राजधानी हम्पी है। और याद रखेगा, हम्पी है जो किस नदी किनारे है? तुंगभद्रा नदी किनारे है। मरमर से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक ने करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मरमर से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक ने करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। गोल गुंबज कहां पे है? ये बीजापुर में है। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने बनाया था। कई बार दोहरा पीटी में भी क्वेश्चन ये पूछा गया है। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? राजा कुंभा ने। बाबर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 1526 में। और पानीपत के प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर ने तुलुगमा पत्ती अपनाकर और तोपों का प्रयोग करके है जो इब्राहिम लोदी को पराजित किया था और आगे अपना वंश जारी किया था। और उन्होंने घाघरा की लड़ाई लड़ी, चंदेरी का युद्ध आगे हम देखेंगे। भारत का पहला मुगल सम्राट कौन था? बाबर था पहला मुगल सम्राट। मुगल वंश की स्थापना की थी पानीपत युद्ध के बाद 1526 में। पानीपत की पहली लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? तो बाबर और लोदी साम्राज्य के बीच लड़ी गई थी, इब्राहिम लोदी। वह लड़ाई जिसके परिणाम स्वरूप दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी, पानीपत की पहली लड़ाई। भारत में प्रथम तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? बाबर ने प्रथम तोपखाने का प्रयोग किया था भारत में। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आगरा में मृत्यु हो गई थी बाबर की मृत्यु आगरा में।
1540 ईस्वी कन्नौज के युद्ध के बाद हुमायूं को भारत से बाहर निकाल दिया गया और ये जाकर अफगानिस्तान में अपने भाई के यहाँ शरण ले लिया। कन्नौज का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ये 1540 में लड़ा गया कन्नौज का युद्ध, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं। और ये कन्नौज कहाँ है? यूपी में है। हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? मिराक मिर्जा गियाथ। मिराक मिर्जा गियाथ है जो हुमायूं के मकबरे का ये क्या बोलते हैं वास्तुकार है। अकबर 13 वर्ष की आयु में सम्राट बना था। अकबर मात्र 13 वर्ष की आयु में सम्राट बन गया था अकबर। पानीपत की दूसरी लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ेगी? अकबर और हेमू के बीच है जो पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बदायूनी ने किया था। ऐसे क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं तो बदायूनी याद रखेगा कि रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बदायूनी ने किया था। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? ये अबुल फजल है। अबुल फजल आईने अकबरी लिखा है। वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर सम्मान करता था? हरिविजय सूरी। वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर सम्मान करता था? तो हरिविजय सूरी थे। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच 1576 में लड़ा गया था। 1576 में। बुलंद दरवाजा कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सिकरी में है बुलंद दरवाजा। प्रयाग नगर को इलाहाबाद नगर किसने किया? ये अकबर ने किया। प्रयाग नगर को इलाहाबाद नगर। अकबर का संरक्षक कौन था? ये बैरम खान थे। टोडरमल किस मुगल शासक का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री था? अकबर। टोडरमल किस मुगल शासक का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री था? रेवेन्यू मिनिस्टर था अकबर का। दीन ए इलाही की एक नया धर्म था, ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। दीन ए इलाही 1582 में। अकबर के किस दरबारी ने दीन ए इलाही स्वीकार किया था? तो बीरबल। बीरबल एकमात्र प्रथम और हिंदू राजा था जिन्होंने हैजुद्दीन ए इलाही स्वीकार किया था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का मुगल सम्राट था अकबर। तुलसीदास ने रामचरित्र, देखिए याद रखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी और अकबर का शासनकाल था 1556 से 1605। ठीक है, तो इसके बीच में आता है। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी थी? तो अकबर के शासनकाल में लिखी थी तुलसीदास ने रामचरितमानस। और याद रखिए रामचरित की रचना भवभूति ने की है। जहांगीर का अर्थ क्या होता है? विश्व विजेता जहांगीर। जहां माने संसार होता है, जहान को जीतने वाला विश्व विजेता अर्थात जहांगीर। जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था। इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स ने जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में किसे भेजा था? कैप्टन जॉन हॉकिंस को। तो इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स ने जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था जॉन हॉकिंस को। राजकुमार खुर्रम को बाद में सम्राट बनाया गया। शाहजहां कहा जाने लगा? तो शाहजहां जो था उसका बचपन का नाम खुर्रम था, जिसे बाद में सम्राट शाहजहां कहा जाने लगा। 1739 ईस्वी में शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ए ताउस जिसे पीकॉक थ्रोन या मयूर सिंहासन बोलते हैं, उसे किसने छीना था? फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह ने छीना था 1739 में, जब नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला पे आक्रमण किया था। मोती मस्जिद किस शहर में स्थित है? ये आगरा में मोती मस्जिद है, आगरा में। संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध किस मुगल शासक ने लगाया था? औरंगजेब ने लगाया था संगीत और नृत्य पे प्रतिबंध। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? मुअज्जम था। औरंगजेब का उत्तराधिकारी मुअज्जम था। औरंगजेब का है जो एक और नाम से जाना जाता आलमगीर। लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने लाल किला बनवाया था। और ताजमहल भी शाहजहां ने बनवाया था। मुगल कालीन इमारतों में से किसकी यह अनोखी विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? ये ताजमहल। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। शेर खान ने क्रमशः 1539 और 1540 में हुमायूं को किन दो स्थानों पर हराया था? चौसा और कन्नौज में हराया था। तो चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। चौसा कहाँ है? ये बक्सर के आसपास है। और 1540 में कन्नौज में हुमायूं को हराया गया था शेर खां अर्थात शेरशाह सूरी के द्वारा। शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को पूर्वी बंगाल से जोड़ती थी। कहां से? ये पंजाब को पूर्वी बंगाल से जोड़ती थी ग्रैंड ट्रंक रोड। नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? बालाजी जनार्दन भानु। नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? बालाजी जनार्दन भानु। उस मराठा राजा का नाम बताइए जिसने औरंगजेब के साथ बहादुरी से लड़ाई लड़ी? शिवाजी ने।
द लॉयल मोहम्मडन ऑफ इंडिया किसका अखबार था? सर सैयद अहमद खान का था द लॉयल मोहम्मडन ऑफ इंडिया। यंग इंडिया और हरिजन के संपादक थे महात्मा गांधी, जबकि नव इंडिया किसने लिखा था? आप है जो बताइए। नव इंडिया का है जो लिखा था एनी बेसेंट ने। ठीक है, यंग इंडिया महात्मा गांधी, नव इंडिया ये एनी बेसेंट। हरिजन के संपादक महात्मा गांधी। ब्रिटिश नील बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा है? ये दीनबंधु मित्र ने। ये देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नील दर्पण दीनबंधु मित्र। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित गीत जन गण मन पहली बार जनवरी 1912 में भारत भाग्य विधाता नाम से प्रकाशित हुआ था। भारत भाग्य विधाता। बंगाल के किस विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है? तो सन्यासी विद्रोह का, और इसका 1763 से लेकर 1800 ईस्वी तक इस चला था। अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? अलीपुर बम कांड में। अरविंद घोष को है जो अलीपुर बम कांड में गिरफ्तार किया गया था। अभिनव भारत संस्था की स्थापना वीर दामोदर सावरकर के द्वारा की गई थी, बीडी सावरकर के द्वारा। 1904 में। ठीक है। लाहौर षड्यंत्र किस केस था, किसके खिलाफ दर्ज किया गया था? भगत सिंह के खिलाफ लाहौर षड्यंत्र केस दर्ज किया गया था। नौजवान भारत सभा की स्थापना सरदार भगत सिंह के द्वारा की गई थी 1926 में। संयुक्त राज्य अमेरिका सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने 1913 में, प्रथम विश्व युद्ध के समय। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली बैरकपुर में चलाई थी। याद रखिएगा, मंगल पांडे बैरकपुर में ये गोली चलाई थी, 1857 के विरोध की पहली गोली। ठीक है, और ये 34वें इन्फेंट्री के बटालियन के ये सदस्य थे, सिपाही थे। 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक आयाम सत्ता का हस्तांतरण था ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उस समय लॉर्ड कैनिंग था। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने किया था, जिसका बचपन का नाम धोंधुपन था। भारत में सिविल सेवा की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई। सरकार के कंपनी से सम्राट में स्थानांतरण की घोषणा 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने की थी। कहां पे? इलाहाबाद में। ये पढ़ के सुनाया था 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल था, और पहला भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। और 1877 में हाथ से बने खादी कपड़े पहनकर शाही दरबार में कौन गया था? जीवी जोशी। जीवी जोशी है जो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 1877 में हाथ से बने खादी कपड़े पहनकर शाही दरबार में गया था जीवी जोशी। 1877 में ये शाही दरबार का स्थापना करवाया था किसने? ये लॉर्ड लिटन उस समय थे, गवर्नर वाइसराय था उस समय। ठीक है। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था का संस्थापक कौन था? थॉमस मुनरो था। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था का संस्थापक था थॉमस मुनरो। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। याद रखिएगा, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, जबकि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा को समाप्त किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, राजा राम मोहन राय के सहायता से 1829 में। भारतीय सिविल सेवा में अर्हता माने क्वालिफिकेशन प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, एसएन टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ये लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। धोखाधड़ी उन्मूलन से किस गवर्नर जनरल का संबंध था? लॉर्ड विलियम बेंटिक का धोखाधड़ी उन्मूलन से संबंधित था। इन्होंने धोखाधड़ी को खत्म किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहले वाइसराय थे लॉर्ड कैनिंग। किस गवर्नर जनरल का नाम राज हड़प नीति से जुड़ा हुआ था? लॉर्ड डलहौजी का, जो 1848 से 1856 तक रहा, और उन्हें हड़प नीति से सतारा जो महाराष्ट्र में है उसको 1848 में, संबलपुर 1849 में, झांसी को है जो हड़प नीति से जुड़ा के द्वारा है जो अपने राज्यों में मिला लिया था। भारत का अंतिम वाइसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन है जो भारत का अंतिम वाइसराय, और वाइसराय के समय भारत स्वतंत्र हुआ। किस वाइसराय के समय भारत स्वतंत्र हुआ? माउंटबेटन के समय। भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजा गोपालचारी।
स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजागोपालाचारी थे। लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी एवं महत्वपूर्ण सुधार किसे माना जा सकता है, विशेषकर अविभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध में? तो ये कृषि सुधार किया था। कौन? लॉर्ड कर्जन। भारतीय विश्वविद्यालय स्कूल अधिनियम किसने पारित किया था? लॉर्ड लिट्टन ने भारतीय विश्वविद्यालय स्कूल अधिनियम पारित किया था, लॉर्ड लिट्टन ने। भारत में स्थानीय स्वायत्तता के प्रणेता कौन थे? लॉर्ड रिपन। जो अभी भारत में पंचायती राज व्यवस्था है उसका सबसे पहले है जो लॉर्ड रिपन ने ही स्टार्ट कराया था। 1853 में भारत में पहली बार रेल यात्रा किस स्टेशन से शुरू की गई थी? बम्बई से थाने की ओर चली थी और ये मात्र 34 किलोमीटर की डिस्टेंस पे चली थी। पिट्स इंडिया एक्ट, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? ये लॉर्ड डलहौजी था। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किसकी स्थापना की गई? नियंत्रण बोर्ड, कंट्रोल बोर्ड की स्थापना की गई। ये कब आया था? 1784 में। याद रखिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसने की? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा है जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और इसका पहला जो चीफ जस्टिस था वो एलिजा एम्पे था, एलिजा एम्पे। और जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1774 में की गई थी, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था किसने शुरू की थी? 1909 का मिंटो मार्ले सुधार से स्टार्ट हुआ था। भारत में ये सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र मतलब कि सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम है जो सबसे पहली बार 1909 में मार्ले मिंटो सुधार से स्टार्ट हुआ था। और याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने है जो लॉर्ड मिंटो को है जो पाकिस्तान का मतलब बाप बोला है, मतलब जनक बोला है। पाकिस्तान को जन्म दिया था किसने? मिंटो ने। 1909 का ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम लाने के संबंध में उन्होंने कहा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ध्यान रखिएगा। प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो प्रांतीय जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, देखिए 1919 में सबसे पहले डायरकी सिस्टम लाया गया। 1919 में 1919 में डायरकी सिस्टम में क्या था कि प्रांतों में था ये डबल गवर्नेंस सिस्टम था, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा इसको हटाया गया और केंद्र में है जो डायरकी सिस्टम फिर से लागू किया गया और केंद्र से प्रांत से हटाया गया और प्रांत को है जो स्वतंत्र कर दिया गया, ऑटोनोमस बना दिया गया 1935 के द्वारा। वह व्यक्ति जिसने 1919 के अधिनियम में द्विसदनीय की धारणा प्रस्तुत की थी, तो लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने 1919 के अधिनियम में द्विसदनीय, जैसे अभी जो अपर हाउस लोअर हाउस है, उसकी धारणा प्रस्तुत की थी मॉन्टेग्यू ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। 1921 नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की शुरुआत ड्यूक ऑफ कनॉट ने की थी। 1921 नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की शुरुआत। किस वर्ष लाला लाजपत राय को निर्वासित कर पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए मांडले भेजा गया था? मांडले कहाँ है? ये म्यांमार में है। इसी जेल, मांडले जेल है, यहीं पे है जो बाल गंगाधर तिलक को भी जेल भेजा गया था 1907 में। तो 1907 में लाला लाजपत राय को निर्वासित कर पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए मांडले भेजा गया। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए गांधी जी के आंदोलन का उद्देश्य क्या था? कि कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। कुटीर उद्योग मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, माने छोटे छोटे है जो धंधे, जैसे कि उद्योग बनाना, जैसे कि क्या दिया सलाई बनाना, अगरबत्ती बनाना, पकौड़ा बनाना, ये सब है जो सारे छोटे छोटे उद्योग में आते हैं।